बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, टाइटैनिक की सयाहत पर आबदोज में गए 5 अफराद जान से चले गए। आबदोज टाइटन की मालिक कंपनी के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी तस्दीक कर दी है। कहा अमले की अमवात प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बाद हुई। आबदोज में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है। अंडर वाटर रोबोट ने आबदोज के मलबे को दरियाफ्त किया। माहिरीन जायजा ले रहे हैं। टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फीट दूर आबदोज का मलबा मिला है। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जो आवाजें पता चली थी वो आबदोज का तबाहकुन धमाका हो सकता है। मुसाफिरों की अमवात पर इजहार अफसोस। सानहे में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए हैं। टाइटैनिक की सयाहत के दौरान हादसे का शिकार शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज से जारी पैगाम में हुसैन और कुलसूम दाऊद फैमिली ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि वो इंतहाई रंज से ये बता रहे हैं कि शहजादा और सुलेमान दाऊद चल बसे हैं। वो दोनों ओशन गेट की इस टाइटन आबदोज नुमा में थे जो जेर समंदर तबाह हो गई है। फैमिली का ये कहना है कि शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। शहजादा दाऊद और उनके जवान बेटे सुलेमान दाऊद की टाइटन जिस मकाम पर लापता हुई, रेस्क्यू के दौरान लवाहिकीन भी इसी मकाम पर मौजूद थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी समंदर में इसी मकाम पर थे जहां आबदोज नुमा लापता हुई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एहलकारों को बताया था कि जब तक हो सका वो वहीं रहेंगी। सानहे के वक्त सुलेमान की वालदा और बहन अलीना 1 माह के लिए कनाडा में थी। क्रिस्टन का कहना है कि जनवरी सन 2019 में वो और शहजादा दाऊद एक पुरखतर सफर में बाल बाल बचे थे। उस मौके पर शहजादा दाऊद ने कहा था कि वो इन तमाम मौक़ों को सोचते रहे थे जो उन्होंने खो दिए थे और ये कि वो अपने बच्चों को किस कदर तालीम देना चाहते थे। टाइटन हादसे में जांबाग शहजादा दाऊद की बड़ी बहन अज़्म दाऊद ने इंकशाफ किया कि उनका भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की वाक़यात देखने के सफ़र से खौफज़दा था। वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद की खुशी की खातिर इस पुरखतर सफ़र में शरीक हुआ था। सुलेमान दाऊद की फूफी अज़्म दाऊद ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि सुलेमान ने एक करीबी अजीज़ से कहा था कि वो इस सफ़र के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है, मगर अपने वालिद को खुश करने की खातिर ऐसा करने पर आमादा है क्योंकि उसके वालिद टाइटैनिक के मलबे को देखने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अज़्म दाऊद ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो गैर हकीकी सूरत-ए-हाल से दो चार है। वो आखिरी लम्हात तक मौजज़े की मुंतज़िर रहीं। अज़्म दाऊद ने शहजादा दाऊद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भाई को गोदों में खिलाया है और उन्हें अपने भाई से बेहद मोहब्बत है। अज़्म दाऊद ने कहा कि भाई और भतीजे का सोचकर उनके लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है। अज़्म दाऊद ने कहा कि अगर कोई उन्हें $1 मिलियन भी देता तो वो टाइटन में सफ़र ना करती। अज़्म खुद भी 2014 में बीमारी में मुब्तला हैं और इंग्लैंड से एम्स्टरडैम मुंतकिल हो गई हैं। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने कहा कि वो टाइटैनिक जहाज और टाइटन को पेश आए हादसात में मुमासलत से हैरत ज़दा रह गए हैं। जेम्स कैमरॉन ने कहा कि 1912 में टाइटैनिक जहाज के कप्तान को बारहा खबरदार किया था कि आगे बर्फ का तोदा है, मगर कप्तान ने पूरी रफ्तार के साथ जहाज ऐसी शब आगे बढ़ाया था जब चांद भी निकला हुआ नहीं था और इसके नतीजे में बहुत से लोग लुक़्मा अजल बन गए थे। जेम्स कैमरॉन ने कहा कि वो कई बार समंदर की तह में मौजूद इस जहाज के मलबे को जाकर कई बार देख चुके हैं और वो इस जगह से खूब वाकिफ हैं। वो टाइटन जैसी आबदोज नुमा की तैयारी में हाई इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल से भी आगाह हैं। कम्युनिटी में बहुत से लोग इस टाइटन के बारे में तशवीश जाहिर कर चुके थे। लोगों को चाहिए कि वो इससे सबक सीखें। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। आज वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्म में जस्टिस काजी फाइजीसा और सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खुद को बेंच से अलग किए जाने और 7 रुकनी बेंच की तश्कील की वजूहात का जिक्र नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल 9 मई के वाकयात के बाद
बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताएं। अटॉर्नी जनरल तफसीलात दें कि 9 मई के वाक़यात में कितनी खवातीन और बच्चे गिरफ्तार हैं। अटॉर्नी जनरल तफसील दें कि वकला और सहाफ़ी सिविल या फौजी हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा, वज़ारत कानून को भी नोटिस जारी कर दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिका के सदर जो बाइडन से हुई मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान से मुतालिबा किया गया है कि वो भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एलामिया के मुताबिक अमेरिका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं और हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मजम्मत करते हैं। सदर बाइडन और वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात का इयादा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द गिरोहों बशमूल अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर कार्रवाई की जाए। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार दहशतगर्दी और दहशतगर्द प्रॉक्सीज की मजम्मत की है और पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि वो फिलफौर कार्रवाई करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इसके ज़ेर असर कोई इलाका दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। दोनों रहनुमाओं ने मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा किया है। एलामिया में कहा गया कि अमेरिका और भारत कसीरुल मुल्की और ख़ास तौर पर क्वाड और इलाकाई गिरोहों के साथ मिलकर पैसिफिक इलाके को आज़ाद और मुस्तहकम बनाएंगे। दोनों ममालिक की शराकतदारी समंदरों से सितारों तक की होगी। दोनों लीडर्स का कहना था कि ये शराकतदारी अगली सदी का तयन करेगी। चीन को ज़ेर करने की कोशिश में अमरीकी सदर ने भारत में बढ़ती आमरीत के इल्ज़ामात नज़रअंदाज कर दिए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म से पूछा गया एक ही सवाल उन पर भारी पड़ गया। गुजरात के वज़ीर आला दौर से भारत के वज़ीर आज़म बनने तक नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है कि तकरीरें झाड़ें मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त सवालात का जवाब ना दें। ताहम जो बाइडन से मुलाकात के बाद की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ी ने मुसलमानों समेत अक़लियतों पर भारतीय सरकार के मज़ालिम और भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों का सवाल उठा दिया। नरेंद्र मोदी ने बाइडन की जानिब से भारत की तारीफों का जिक्र करके जमहूरियत पर भाषण देने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर मुज़ाहिरा किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद की रिपोर्ट देखिए। इस दफ़ा जो व्हाइट हाउस के बाहर का एरिया है वो खासा कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने वाली जो रोड है उसके ऊपर एहतजाज भी मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है। इस दफ़ा यहाँ पर ट्रक्स लाके खड़े किए गए हैं जिसके ऊपर स्क्रीन्स लगाकर जो बीजेपी के रूल के दौरान जो वहाँ पर मजालिम हुए हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ उसको स्क्रीन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो BBC की कुछ अर्सा पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी उसको भी यहाँ पर स्क्रीन किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने कुछ जत्थे भी मौजूद हैं जो नारे वगैरह लगा रहे हैं गो बैक मोदी के और इंडिया शेम शेम के। यहाँ पर जो प्रेस था वो तो यहाँ पर नहीं आ सका, लेकिन इस एहतजाज को कवर करने के लिए भी जिन लोगों को यहाँ पर अमरीकियों को बताने के लिए कि अंदर जो मीटिंग हो रही है उसका मकसद कुछ और है, लेकिन भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से जो अमरीकी सदर हैं और जो अमरीकी इंतजामिया है वो आवाज़ ज़रूर उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस में सऊदी वली अहद और MD IMF समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए गैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की। सरबराही इजलास बुलाने पर खराज तहसीन पेश किया। फ्रांसीसी सदर की जानिब से इशाइये में शिरकत की। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने MD IMF से मुलाकात की और कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा नवे जायज़े के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, उम्मीद है फ़ंड जल्द जारी किए जाएंगे। MD IMF ने नवे जायज़े से मुतालिक आलमी मालियाती फ़ंड के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा मुलाकात तातुल के शिकार IMF प्रोग्राम को मौसर बनाने में मदद देगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्र के सदर अब्दुल अल फतेह अल सीसी से मुलाकात में COP27 के शर्म अल शेख में होने वाले इजलास में लॉस एंड डैमेज फंड को अहम पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियात के लिए अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी से भी मुलाकात की। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल तबाकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरीन की बहाली में करोड़ों रुपए खर्च हुए। अबू धाबी पोर्ट ग्रुप और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान 50 साला रियायती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मुआहदे के तहत बल्क कार्गो टर्मिनल ऑपरेशन में 1.8 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड को अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप ऑपरेट और डेवलप करेगा। गेटवे टर्मिनल लिमिटेड का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने किया। अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और KPT के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत कराची पोर्ट पर होने वाली तकरीब में हुए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सफवारी, मुत्तहदा अरब अमारात के वज़रा, सफीर और कौंसल जनरल भी तकरीब में शरीक थे। मुआहदे पर दस्तखत अबू धाबी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुमा शमसी और चेयरमैन KPT सैयद सैयदैन रजा ने किए। अबू धाबी पोर्ट बशमूल PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल ऑपरेशन में 1.8 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगा। UAE and Pakistan have historical relationship, strong relationship. हम यहाँ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने आए हैं। दोनों ममालिक बहुत से शोबों में काम कर सकते हैं, जिनमें ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मौसमियात तब्दीली का शोबा शामिल है। कराची गेटवे टर्मिनल का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। इस मौके पर वफाकी वजीर फैसल सफवारी ने कहा कि अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप टर्मिनल को मैनेज, ऑपरेट और डेवलप करेगा। इससे पोर्ट की रॉयल्टी में 12.5% इजाफा मुतवक्को है। 50 साल रियायती मुआहदे में KPT के साथ अरब अमारात के अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और कहील टर्मिनल कंपनी शराकतदार हैं। मुआहदे के तहत कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड की बर्थ 6 से 9 तक ईस्ट हाफ को ऑपरेट और डेवलप किया जाएगा, जबकि ग्रुप आइंदा 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में 220 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेगा। तरक्याती कामों में बर्तों की गहराई का काम, दीवारों की तामीर और कंटेनर स्टोरेज एरिया में तोसी शामिल है। इसके नतीजे में टर्मिनल पोस्ट पैनामा क्लास जहाजों को हैंडल कर सकेगा और कंटेनर्स की गुंजाइश 7.5 लाख से 10 लाख सालाना तक हो जाएगी। एथेंस में पेश आए वाक़े की एक वजह से बेरोजगारी भी है। रोजगार की तलाश में लोग खतरात मोल लेते हैं। हालांकि दुनिया को अफरादी कुव्वत चाहिए। मुल्क को अपनी तरक्की के लिए भी तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की ज़रूरत है। तरक्की करना और रोजगार के मौके पैदा करना मसाइल का हल है। रिपोर्ट करेंगे रियाज एंडी। कराची के इलाके गुलबर्ग में हो रहे तरक्याती काम के मनाजिर हैं। बड़ी लाइन की मरम्मत कर ली है और उसके ऊपर एक और लाइन को बदला जा रहा है। पुरानी खस्ता हालत में थी, नाकारा हो चुकी थी, जो रिसाइकिल हो रही है। मुश्किल में रास्ते निकालना इंसान के खमीर में है और आजकल मुश्किल पैसा कमाने की है। बच्चे भी रेस में शामिल हो गए हैं। हर चोट उसे मालूम थी कहाँ पड़ेगी। जहानत और काबिलियत है। 2 की टोली बाद में पता चला कि कारखाना है। बोरा भर स्टील जमा है। स्टील महंगा है, इसे मेहनत का दाम मिलेगा। दुनिया भी इसकी मेहनत का दाम देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है। इस साल तकरीबन 3,14,000 के करीब लोग जा चुके हैं 5 महीनों के दौरान और होपफुली कि इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि लास्ट ईयर से बेहतर हो और 1 मिलियन के करीब पहुँचे। इन्हें फसल उगाने से एक्सपोर्ट तक के मुख्तलिफ ज़रूरी शोबों में खपाया जा सकता है। पहले जो दौर था उसमें अनस्किल्ड लोगों का ज़्यादा था, लेकिन अभी सर्टिफाइड और जो जब तक किसी को स्किल ना हो तो जॉब नहीं मिलती। तो ये इस हवाले से फिर पाकिस्तान को चाहिए कि वो ट्रेनिंग्स करें और जो कंसर्न इदारे हैं कि लोगों को ट्रेंड करें, इस पर भी वर्किंग शुरू हुई है, जिसमें एक नया प्रोग्राम भी शुरू हो रहा था हमारी मिनिस्ट्री और ILO के साथ मिलके पासपोर्ट स्किल का, वो उस पर भी काम हो रहा है। हमारा मुआशी निज़ाम कर्ज लेकर नमू बढ़ाने का है और कर्ज का सूद हमारा सबसे बड़ा खर्च बन गया है, जो हमारी तरक्की को रोक रहा है। दुनिया के मालियाती निज़ाम को अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत के लिए ख़तरा कह रही है। दुनिया को शमूलियत से पैदावार बढ़ाने और उसकी मुनसिफाना तकसीम का इंतज़ाम चाहिए। वसाइल मौजूद है, क्या बईद है कि हम वो फराहम कर दें। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर और कायम मकाम चेयरमैन अहमद शहजाद फारूक राना ने मैनेजमेंट कमेटी के नामजद करदा रीजन्स और 2 डिपार्टमेंट्स को तब्दील करके नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया है, जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब का मामला पेचीदा और कानूनी जंग की नज़र होने का खदशा बढ़ गया है। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब 27 जून को होगा। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, भावलपुर और हैदराबाद रीजन्स के सुदूर शामिल किए गए हैं, जबकि डिपार्टमेंट में वापडा और KRL की जगह स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को शामिल किया गया है। सुई नदरन और सुई सदन को BOG में बरकरार रखा गया है। पैटर्न के नुमाइंदों में जक्का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे गनाम POG मेम्बरान की फहरिस्त में शामिल है। इससे पहले साबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने 20 जून को चार्ज छोड़ने से पहले नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नुमाइंदों का ऐलान किया था, जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी रीजन्स को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा बनाया था। पीसीबी के एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर अहमद फारूक शहजाद राना ने 2014 के आइन के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत मुकम्मल होने पर गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया है। इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक जारी किया। वजारत की जानिब से 20 जून को मैनेजमेंट कमेटी के तहलील होने का नोटिफिकेशन मिला। नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तय्युनाती के बाद नए चेयरमैन पीसीबी के लिए इंतखाबात 27 जून को होंगे। रिहाइश के लिए दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में यूरोपीय ममालिक के कई शहर सबसे ऊपर हैं, जबकि पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया का कोई शहर इस लिस्ट में टॉप पर नहीं है। कराची 173 शहरों में 169वें, जबकि ढाका 166वें नंबर पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जारी रिपोर्ट में मजीद क्या है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान का शहर कराची रिहाइश के लिए दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में एक बार फिर आखिरी नंबर्स पर है। इस बात का इंकशाफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें शहरों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, तिब्बी और तालीमी सहूलियात, सकाफत और इस्तेहकाम की बुनियाद पर 0 से 100 के दरमियान स्कोर दिया गया। 100 के करीब स्कोर रखने वाले शहर बेहतरीन करार पाए। फहरिस्त में यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना मुसलसल दूसरे साल रिहाइश के लिए बेहतरीन शहर करार पाया, जिसका स्कोर 98.4 रहा। वियना को इसके मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन सकाफत, माहौल, तालीमी और तिब्बी सहूलियात की मिसाली फराहमी और तफरीह के बेहतरीन जराए के बाइस दुनिया का बेहतरीन शहर माना गया। जिसके बाद डेनमार्क का शहर कोपनहेगन दूसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न तीसरे, सिडनी चौथे, जबकि कनाडा का शहर वैंकूवर 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ। रिहाइश के लिए दुनिया के बेहतरीन शहरों में टॉप 10 में एशिया का सिर्फ एक शहर शामिल है, जो जापानी शहर ओसाका है। पाकिस्तान का मौशी हब कराची 2023 की फहरिस्त में आखिरी 5 नंबर्स पर है और 42.5 के मजमूई स्कोर के साथ इसका 169 नंबर है। शहर में तालीमी सहूलियात को 100 में से 75 का स्कोर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को 51.8, तिब्बी सहूलियात को 50.0, सकाफत को 38.7 और जराइम और दीगर खतरात की बुनियाद पर शहर में इस्तेहकाम को 100 में से सिर्फ 20 स्कोर मिला। पड़ोसी ममालिक को देखा जाए तो भारत के 5 शहर इस फहरिस्त में मौजूद हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई 141 में, चेन्नई 144 में, अहमदाबाद 147वें और बेंगलोर 148वें नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश का शहर ढाका 166वें नंबर पर है। रिहाइश के लिए दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर यानी 173 पर शाम का शहर दमिश्क है, जिसके बाद लीबिया का शहर त्रिपोली 172वें नंबर पर, अलजायर 171वें और नाइजीरियन शहर लागोस 170वें नंबर पर नजर आया। रोज़ ब रोज़ बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के लिए ख़रीदना मुश्किल कर दिया है। शहरी और फल फरोश इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। आम अपने जायके और लज्जत के एतबार से छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, सबका पसंदीदा फल है। लेकिन शहरियों का इस बार ये कहना है कि महंगाई ने आम को आम आदमी की पहुंच से दूर करना शुरू कर दिया है। इस दफ़ा आम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। जो आम पिछले साल 100 रुपये, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो होते थे, अब वो 200 से 300, 350 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। पिछले साल जो रेट के आम की पेटी का 600 था, 500 था, इस साल जो आम की पेटी अच्छे की मिल रही है, लटोर की 1500 की, 1600 की मिल रही है, अच्छी सिंदरी की मिल रही है 1400 की, 1200 की रेंज में मिल रही है। 8 किलो 7 किलो आम होता है। इसमें जो दुसेरी की पेटी अच्छी पेटी मिल रही है 1200 की मिल रही है। इसलिए ना पिछले साल से डबल रेट है।